हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के बारे में। ठीक, यानी कि एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि इससे पहले हम लोग 2022 के लगभग 250 प्लस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, और ये है हमारा आज का हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 25। ठीक, इससे पहले हम लोग 24 पार्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक, यानी कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोग 2022 यानी 2022 के भी 250 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। समझिए बात को ध्यान से। ठीक, तो अगर आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सब लोग जा करके हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। ठीक, ये आप भरोसा रखिए, थोड़ा सा समझ में आ रहा तो अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक, और आज हम लोग अभी बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। इससे पहले हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के 120 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो बिना समय बर्बाद करे हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आज का, कह रहा है कि 1576 ईस्वी में, ध्यान रखना है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में, ध्यान रखना क्या 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में हुआ था। पहली बात तो ये याद रख लीजिए। ठीक, अब किनके बीच में हुआ था तो ये बात आपको बतानी है। कह रहा महाराणा प्रताप को और किसके बीच में हुआ था ये भी पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा एक बात और याद रखनी है कि महाराणा प्रताप की इस हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है निजाम शाह, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है हरिहर प्रथम। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर ने। ठीक, यानी कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन, ध्यान रखना है क्या मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ठीक, यानी जो मध्य भारत में सतनामी आंदोलन उभरा था, ठीक है, जिसका जन्म हुआ था, उसका उद्देश्य बताना आपको क्या था। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, दूसरा है बाल विवाह पर रोक, तीसरा है चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और चौथा ऑप्शन है विधवाओं की स्थिति में सुधार करना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ठीक, यानी कि जो सतनामी आंदोलन था उस सतनामी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था। ठीक, यानी गुप्त वंश का पहला शासक कौन था ये बात आपको बतानी, जिसने महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण करी थी। ठीक, जिसने महाराजा अधिराज, कौन सी, महाराजा अधिराज की जो है भव्य उपाधि धारण करी थी, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ स्कंदगुप्त प्रथम, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, यानी जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो गुप्त वंश का पहला शासक था और जिसने महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण करी थी। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघस्तनीज एक राजदूत था। ठीक, मेघस्तनीज एक राजदूत था। कौन? मेघस्तनीज, और वो क्या था? एक राजदूत था। ठीक, जिसे के शासक द्वारा के दरबार में भेजा गया था। ठीक, यानी जो मेघस्तनीज है वो एक राजदूत था। क्या था? एक राजदूत था, जिसे अब किसी के दरबार से, ठीक, किसी शासक के द्वारा उसे किसके दरबार में भेजा गया था ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ चीनी शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है यूनानी चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है यूनानी बाबर, चौथा ऑप्शन है चीनी सिकंदर लोधी। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मेघस्तनीज है वो क्या था? एक राजदूत था। ठीक, क्या था? राजदूत था। ठीक, और जिसे ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, कह रहा है जिसे यूनानी शासक द्वारा, किसके द्वारा? यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है कि मेघस्तनीज जो है वो एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक के द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि मुगल बादशाह, ध्यान रखना है क्या, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी, ध्यान रखना है, मुगल बादशाह ने औरंगजेब यानी ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम, क्या नाम था उनका? दिलरास बानो बेगम। ठीक, ध्यान रखना, मुगल बादशाह औरंगजेब की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण कराया था। ठीक है, जैसे कि शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में क्या बनवाया था? ताजमहल। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसने भी अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में कुछ ना कुछ बनवाया था। ठीक, तो
यहाँ पर आपको उसका नाम बताना है। तो पढ़िए ध्यान से। पहला ऑप्शन कह रहा है ताजमहल, दूसरा ऑप्शन है रानी की बाग, तीसरा ऑप्शन है बीबी कब्र और चौथा ऑप्शन है बीबी का मकबरा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि बीबी का मकबरा। ठीक, यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। ध्यान रखना है, अभी ऑप्शन इसके जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे। ठीक, यानी कि जहाँ पर कुछ अकबर के 9 रत्नों के ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक, उनमें से आपको बताना कौन अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके हम लोग ऑप्शन को। चलिए अच्छा ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है राणा अमर सिंह। ठीक, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है राजा टोडरमल, चौथा ऑप्शन है राजा मान सिंह। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राणा अमर सिंह। यानी जो राणा अमर सिंह है वो अकबर के 9 रत्नों में से नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से, ध्यान रखना, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, यानी ये बात आपको बतानी है कि जो जितने भी आपको यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दिखाई दे रहे हैं इनमें से हत्या किसकी कर दी गई थी, ये बात आपको बतानी है। ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है नाना साहब, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके कर दी थी। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइमन कमीशन के संबंध में, ध्यान रखना, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं साइमन कमीशन को लेकर के। ठीक, तो ये बात आपको बतानी है क्या कि इनमें से दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन, जो पहला कथन है वो कह रहा है 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया था। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना कि आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला और दूसरा दोनों, यानी कि यहाँ पर जो दोनों कथन लिखे हुए दोनों कथन एकदम से सही है साइमन कमीशन को लेकर के। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि वर्ष 1192 में, ठीक, कह रहा है कि वर्ष 1192 में तराइन के युद्ध, ध्यान रखना है, तराइन के दूसरे युद्ध, ध्यान रखना है कि 1192 में क्या हुआ था, तो तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। कह रहा है मोहम्मद गौरी ने, ठीक, निम्नलिखित में से किसकी हत्या करी थी। ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसकी हत्या करी थी, ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जयचंद गढ़वाल, दूसरा ऑप्शन है भोज परमार, तीसरा ऑप्शन है नाग भट्ट प्रथम, चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज चौहान। ठीक, यानी 1192 तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना है। ठीक, यानी भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बरहुत स्तूप, दूसरा ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, तीसरा ऑप्शन है पातालेश्वर की गुफाएं, चौथा ऑप्शन है सांची स्तूप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, यानी पातालेश्वर की गुफाएं। ठीक, यानी जो भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना है वो क्या है, तो पातालेश्वर की गुफाएं। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मुस्लिम लीग ने, ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग ने को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, जो मुस्लिम लीग था इसने किस दिवस को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान देंगे। तो ध्यान तक ये पहला ऑप्शन कह रहा है 10 अगस्त 1946 ईस्वी को, 14 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को या 12 अगस्त 1946 को। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था। ठीक, ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदारो, तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि लोथल। ठीक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल शहर में जो है एक बंदरगाह पाया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रहा है क्या
कि सहायक संधि, ध्यान रखना है कि सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी, यानी कि आपसे यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सहायक संधि है, क्या सहायक संधि जो है ठीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक, ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवध का नवाब पहला शासक था। ठीक, अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना एक कथन है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। और चौथा ऑप्शन है भारतीय शासकों को सहायक बलों के, ध्यान रखना, सहायक बलों के भुगतान करना पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो आपका लिखा हुआ है पहला कथन, क्या पहला कथन जो लिखा हुआ है, यानी ध्यान से पढ़िएगा, पहला कथन में क्या कह रहा है कि अवध का नवाब, ध्यान रखना है कि जो अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। ठीक, तो ये जो है ये कथन गलत है। किसको लेकर के? शायद सहायक संधि को लेकर के। बाकी सारे के सारे कथन जो है वो सत्य कथन है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा मुगल सम्राट, ध्यान रखिएगा, कह रहा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक ध्यान रखना, नाम क्या है? शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? ठीक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था, उस साल का नाम बताया। यानी किस, देखो, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? ठीक, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1765 में और दूसरा ऑप्शन है 1755 में। ठीक, अब इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं उनको भी ध्यान से। चलिए, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या कि ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पर क्या 1760 में तीसरा ऑप्शन। ठीक, चौथा ऑप्शन है 1758 में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जिसका आपको जो है पिछले स्लाइड में दिखाया गया था आंसर। ठीक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था? ठीक, यानी जो असहयोग आंदोलन था वो मंद पड़ गया था। क्या पड़ गया था? मंद, यानी धीमा हो गया था। ठीक, अब उसका एक कारण नहीं था, ये बात आपको बतानी, यानी जितने भी दिए गए हैं वो सब असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने के कारण थे। ठीक, अब एक कारण आपको बताना है जो नहीं था। ठीक, तो पहला ध्यान से पढ़िए, कह रहा है वैकल्पिक भारतीय व्यवस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी थी। ठीक, दूसरा कह रहा है कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन फिर लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से ज्वाइन होने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक, उसके बाद में कह रहा है खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्साहित, ध्यान रखना, खादी का कपड़ा अक्सर एक बड़े पैमाने पर उत्साहित मील के कपड़े की तुलना से ठीक अधिक महंगा होता था और गरीब लोग ठीक इसे खरीद नहीं सकते थे। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि आंदोलन के नेताओं ने, ध्यान रखना क्या कह रहा है, आंदोलन के नेताओं ने ठीक अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया था जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। ठीक, दोस्तों यहाँ पर यही आपका सही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर डी, कि आंदोलन के नेताओं ने अपना जो ध्यान है वो घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया था। ठीक, यानी जो क्या थे, जो आंदोलन करता थे या जो आंदोलनकर्ता नेता थे उन्होंने जो है अपना ध्यान जो है वो अपने घरों की तरफ मोड़ दिया था, इसलिए जो है वो जो ये था तो आपका ठीक, तो वो क्या पड़ चुका था, मंद पड़ चुका था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या, अशोक ने कलिंग, ध्यान रखना, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। ठीक, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए, किसको, कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा और कलिंग तटी का प्राचीन नाम था। ठीक, यानी जो कलिंग है वो किसका प्राचीन नाम था, ये बात आपको बतानी। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है मद्रास का नाम था, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बंगाल का नाम था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन कह रहा है बॉम्बे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि उड़ीसा, यानी कि अभी के समय में ओडिशा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, जो कलिंग जो है वो किसको बोलते थे हम लोग, उड़ीसा को बोलते थे। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, कह रहा इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर, ध्यान रखना क्या, शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, यानी यह बात आपको बतानी है कि कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। ठीक, अब किस शासक ने कराया था ये नाम आपको बताना, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है भोज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रकूट राजा
कृष्ण प्रथम, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है गोविंद तृतीय, चौथा ऑप्शन कह रहा है जयचंद। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि राष्ट्रकूट राजा प्रथम। ठीक, यानी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट राजा प्रथम। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, पांड्य राजवंश की राजधानी थी। ठीक, यानी पांड्य राजवंश जो था उसकी राजधानी बतानी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी, तो ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन कह रहा है मदुरै, दूसरा ऑप्शन कह रहा है करूर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है उरैयूर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या रखना है आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी मदुरै। ठीक है, जो पांड्य राजवंश था उसकी राजधानी थी मदुरै। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कह रहा है तंजावुर, ध्यान रखना क्या कह रहा है, तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, और ठीक के दौरान निर्मित यह मंदिर द्राविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक, अब कह रहा है किस वंश के दौरान या किस शासक के दौरान यह मंदिर निर्माण हुआ था, जो द्राविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ चेर वंश, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ चोल वंश, तीसरा ऑप्शन है होयसल वंश, चौथा ऑप्शन है पांड्य वंश। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी यानी चोल वंश के दौरान। ठीक, यानी चोल शासकों के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक, और ये मंदिर जो है वो द्राविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष, ध्यान रखिएगा, क्या महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों, ध्यान रखना, किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ एक चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिए। तो पहला ऑप्शन पढ़िए ध्यान से 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1918 में, तीसरा ऑप्शन है 1915 में, चौथा ऑप्शन है 1916 में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए यानी 1917 ईस्वी में। ठीक, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में। ठीक, यानी 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चंपारण में जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लोगे। ठीक, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहना।